साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सीजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने इसकी उपयोगिता को ध्यान में रख किस मोबाइल ऐप को ओपन सोर्स बना दिया है। अर्थात भारत सरकार द्वारा कोई एक मोबाइल ऐप है और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसको ओपन सोर्स बना दिया है, यानी कि उसको कहीं से भी कैसे भी करके डाउनलोड किया जा सकता है। तो वह मोबाइल ऐप कौन सा है? तो साथियों वह मोबाइल ऐप है हमारा आरोग्य सेतु। आप लोग अगर याद हो तो यह बहुत सारे लोगों के मोबाइल में होगा भी कि कोविड-19 के कारण जो एक लगातार समस्याएं फैल रही हैं, उन समस्याओं से निपटने की को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल ऐप को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि हम डेली टू डेली जितने संक्रमित रोगियों को की संख्या का पता चलता है, साथ ही साथ हमारे आसपास अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी भी जानकारी हमें इस ऐप के द्वारा मिल जाती है। इवन यह 500 मीटर तक के अंदर के संक्रमित व्यक्ति को भी डिटेक्ट करता है। तो साथियों इसके साथ साथ कुछ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो ओपन सोर्स हो गया है, यह विश्व का पहला कोई सरकारी ऐप है जिसको ओपन सोर्स बना दिया गया है और यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि अब विश्व का पहला कोई सरकारी ऐप है जो ओपन सोर्स हुआ है, तो इसलिए इसे हमें जानते रहना है। और हो सकता है कि प्रश्न ये ना पूछा जाए कि इसे ओपन सोर्स बना दिया गया, बल्कि प्रश्न ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा जो एक मोबाइल ऐप बनाया गया वह कौन सा है, तो उसको भी हम इसी प्रश्न के अंदर में समझ लेते हैं कि आरोग्य सेतु। इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ एक दो और बातें समझते हैं कि ओपन सोर्स जब बनाया गया इसे, उसके साथ साथ कुछ और चीजें दी गई कि एक बग चैलेंज दिया गया इसके साथ कि अगर कोई व्यक्ति इस आरोग्य सेतु में अगर कोई बग की पहचान कर लेता है या बताता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। एक तरह से यह चैलेंज है। ओके, और नेक्स्ट वन, कुछ इस आरोग्य सेतु से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि यह आप देखेंगे कि आरोग्य सेतु जो है 12 भाषाओं में काम करता है। कितने भाषाओं में? 12 भाषाओं में। और दूसरी चीज क्या है कि 40 दिन में लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और है कि लगातार जैसे बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा या ऐसे कह ले हम लोग भी इसमें कह सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा इसमें जा रहा था, क्या ऐसा तो नहीं कि उसका मिसयूज कर लिया जाए। तो इसी संदर्भ में सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें जो भी डेटा लोगों का संग्रहित हो रहा है वह पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही साथ जो इसमें डेटा हम डालते हैं वह मात्र 3 माह के लिए ही यहाँ पे रहता है, अर्थात 3 माह बाद यह जो है डेटा इसमें जो भी रहता है वह डिलीट हो जाता है खुद से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्तराखंड में चंबा शहर के नीचे एक 440 मीटर एक लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। तो प्रश्न है कि यह सुरंग जो बनाया गया है यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है। यह जो सुरंग बनाया गया है बेसिकली 4 धाम परियोजना के तहत। 4 धाम परियोजना क्या है साथियों, इसके संदर्भ में जानते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो चारों धाम है यह उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध धाम है और यह बेसिकली यह हिमालय की उच्च चोटियों पर है, जहाँ पे कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि वर्ष में कई सारे महीने जो है वहाँ पे बर्फ पड़ने के कारण हिम आच्छादित हो जाते हैं और वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो वह रास्ता जो बंद हो जाता है उसी रास्ते को 12 महीने खुले रखने के लिए, अर्थात इन जो धाम है चारों यहाँ पर 12 महीने पहुंचने के लिए ही यह जो सुरंग है 440 मीटर का बनाया गया है। अर्थात इस सुरंग के बन जाने के से क्या होगा प्रभाव? सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि चारों धाम में जो है अब व्यक्ति कोई भी श्रद्धालु 12 महीने मतलब हर समय पहुंच सकता है। साथ ही साथ इस सुरंग के द्वारा जो है आसपास के क्षेत्रों में जो है यातायात परिचालन भी आसान हो जाएगा। एक कुछ इस संबंधित और भी कुछ फैक्ट लेते हैं। जैसे कि जो ये सुरंग है, इस सुरंग को बनाया है किसने? सीमा सड़क संगठन द्वारा। सीमा सड़क संगठन, और यह केंद्र सरकार है ना, ये राज्य का नहीं बल्कि किसका है? केंद्र सरकार द्वारा, सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट वन, यह जो सुरंग बनी है यह है हमारा नेशनल हाईवे
94 पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं किसके नाम पर नासा द्वारा अपनी अंतरिक्ष दूरबीन डब्लू फर्स्ट का नाम रखा गया है। सवाल क्या है कि जो नासा अमेरिका का जो अंतरिक्ष, जैसे अपना भारत का इसरो है, ऐसे ही वहां पे नासा है जो अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करता है। तो नासा ने जो है एक अंतरिक्ष दूरबीन जो डब्लू फर्स्ट है उसका नाम रखा है। किसके नाम पर? तो वह नाम है नैन्सी ग्रेस रूमन। यह एक खगोल शास्त्री है, बेसिकली यह एक महिला है खगोल शास्त्री नैन्सी ग्रेस रोमन। इन्हीं के नाम पर अब इसका नाम अंतरिक्ष दूरबीन का नाम रखा जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो नैन्सी ग्रेस रोमन है, इन्हें आप अगर जानते हो कि हब्बल है ना, हब्बल नासा का एक दूरबीन है, हब्बल दूरबीन की मदर कहा जाता है इन्हें, है ना, मदर। अर्थात नैन्सी ग्रेस को जो है मदर ऑफ हब्बल भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात क्या है नेक्स्ट, कि ये जो अंतरिक्ष दूरबीन है इसका परीक्षण किया जाएगा, अर्थात इसको लॉन्च किया जाएगा कब? 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सिंगापुर में नियुक्त नए उच्चायुक्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक देश में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है जो भारत के संदर्भ में वहां पर एक तरह से हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। तो कहीं कहीं उसे उच्चायुक्त कहा जाता है, कहीं कहीं राजदूत भी कहा जाता है। तो इसी संदर्भ में क्या है कि सिंगापुर में जो है, जो पहले वहां पर उच्चायुक्त थे जावेद अशरफ, तो अब ये हट गए हैं वहां से। जावेद अशरफ की जगह किसे नियुक्त किया गया है? पी कुमारन को। पी कुमारन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले जो है कतर में भारत के उच्चायुक्त थे। और अगर आपको याद हो कि जब 2016 में समस्याएं लगातार बढ़ी थी और कतर में एक तरह से हिंसक गतिविधियां हो रही थी, तब भारत द्वारा कतर से बहुत सारे भारतीयों को और साथ ही अन्य विदेशी लोगों को भी भारत लाया गया था, है ना, वो एयरलिफ्ट कराया गया था। उस समय भी पी कुमारन की बहुत बड़ी भूमिका देखी गई थी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पी कुमारन है ये 1992 बैच के IAFS हैं, जिसकी तैयारी हम लोग करते हैं IAS IPS IAFS की, यानी कि UPSC का जो एग्जाम देते हैं उसी से ये IAFS 1992 में ये चयनित हुए थे। प्रश्न आते हैं, कोविड-19 के टीके, दवा और उपचार के संदर्भ में जो विकास की गतिविधियां हैं, अर्थात जो इस कोविड-19 महामारी जो फैली हुई है इसके संदर्भ में टीका का विकास करना या इससे बचाव के लिए जो उपचार करना है, उस सब के संदर्भ में जो लगातार चिकित्सीय गतिविधियां हो रही है, उनके बचाव के लिए जो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, अनुसंधान किए जा रहे हैं, उस अनुसंधान को सुविधाजनक और तीव्र करने के लिए अमेरिका द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, एक ऑपरेशन शुरू किया गया है अमेरिका द्वारा। तो ऑपरेशन कौन सा है, उसी का नाम हमें बताना है, वह है ऑपरेशन वार्प स्पीड, है ना, वार्प स्पीड। अर्थात ये कह सकते हैं कि वार्प स्पीड एक ऑपरेशन है जो अमेरिका सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के संदर्भ में टीका, दवा या उपचार की गतिविधियों का विकास करना है। ओके, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र इसमें लगे हुए हैं। अर्थात यह सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं क्या नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को संग्रहित करने के लिए एक राज्य द्वारा यह जो परिवार रजिस्टर परियोजना चलाई जा रही है। अर्थात परिवार रजिस्टर परियोजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है जो स्वास्थ्य डेटाबेस को संग्रहित करेगी, हमारा यह प्रश्न है। तो राज्य कौन सा है? वह है कर्नाटक। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लूर यह जिला है और इस जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका महत्वपूर्ण फायदा क्या होने जा रहा है कि इससे जो वहाँ पे जो नागरिक हैं, जो कर्नाटक के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जब डेटा कलेक्शन हो जाएगा तो उससे पता चल सकता है कि मान लीजिए कि कितने वहाँ पे टीबी के मरीज हैं, कितने हाइपरटेंशन के मरीज हैं, कितना उच्च बीपी की समस्या है कितने को, है ना, या कितने लोग शुगर के मरीज हैं। इस तरह से जब एक डेटा पर होगा सरकार के पास तो सरकार उसके द्वारा क्या कर सकेगी, जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग यानी आवंटन और प्रबंधन
आवंटन और प्रबंधन से मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कर्नाटक में अगर 20 जिले हैं तो कोई एक जिला ऐसा है जिसमें टीबी के बहुत सारे मरीज हैं, जबकि वहीं पे अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में कम मरीज हैं। अब क्या करेगी सरकार? अब जब उसके पास डेटा होगा तो टीबी के संबंधित जो भी इक्विपमेंट है या जो भी संसाधन है उस विशेष जिले में जहाँ पे कि रोगी ज्यादा है वहां पर आवंटित कर दिया जाएगा। और अगर ये डेटा नहीं होगा तो क्या होगा? डेटा अगर नहीं होता है तो सरकारें क्या करती हैं? सभी जिलों में बराबर बराबर संसाधनों का आवंटन करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे किस तरह से फायदा होने जा रहा है। साथ ही साथ ये इस परिवार रजिस्टर के माध्यम से सभी नागरिकों का एक स्वास्थ्य डेटा भी आ जाएगा, जिससे जो हम जानते हैं कि कुछ सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मौसमी होती हैं, तो उसके माध्यम से हम उन मौसमों में जो है उसके पहले ही इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उचित प्रयास करना संभव हो पाएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं, साई ने किन खिलाड़ियों को 30,000 रुपए की सहायता राशि दी है? तो सबसे पहले साई क्या है? साई बेसिकली क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, अर्थात या भारत में जो खेल होते हैं उन खेलों का एक सबसे उच्चस्त संगठन है, संस्था है कह सकते हैं। तो साई ने क्या किया है कि कुछ खिलाड़ियों को 30,000 रुपए की सहायता राशि दी है कोविड-19 के प्रभाव से बचने के लिए। वो खिलाड़ी कौन है? वह खिलाड़ी है खेलो इंडिया के तहत जो चयनित खिलाड़ी हैं। ओके, इसमें लगभग 2700 के आसपास खिलाड़ी इसमें शामिल हैं जो खेलो इंडिया के तहत चयनित है। इन खिलाड़ियों का के चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ताकि जो विश्व स्तर पर भारत को खेल जगत में आगे रखा जा सके। जैसे कि ओलंपिक पदक आप देखते हैं, जब ओलंपिक खेल होता था हमारे देश से 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा 3 पदक अभी तक हमने प्राप्त किया है। तो इस संदर्भ में इस खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार की यह कोशिश है कि ओलंपिक जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय खेल के जो आयोजन होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पदक प्राप्त करना। इसी संदर्भ में खेलो इंडिया के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और कुछ खेलो इंडिया के संदर्भ में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जो है 16 खेल शामिल है। साथ साथ खेलो इंडिया में उसी खिलाड़ी का चयन होता है जो 10 से 18 वर्ष का होता है। ओके, और यह जो खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी 2017 में, इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कुछ और बातें इसमें इस संदर्भ में करते हैं। जैसे कि जो साई है, अर्थात हमने कहा ना स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन भी है। तो साथियों, एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम में या योजना में जो भी खिलाड़ी चयनित होता है उसे हर वर्ष 5 लाख रुपए उसके अपने मेंटेनेंस, खान पान और प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सारा खर्च किया जा रहा है इनके ऊपर। तो इनका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि ओलंपिक जैसे वैश्विक स्तरीय जो खेल आयोजन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करना। तो आते हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनकी एक किताब लगातार आती रही है ना। और कौन सी किताब रही है? वो है हैरी पॉटर सीरीज। कौन सी? हैरी पॉटर सीरीज। और आप लोगों को अगर याद हो तो यह सीरीज जो है बच्चों के साहित्य को ध्यान में रखकर जेके रोलिंग द्वारा लगातार एक सीरीज के रूप में लिखी जाती है। इस पर मूवी भी, हैरी पॉटर सीरीज की मूवीज भी बनी है। और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये लगातार जेके रोलिंग की कोई भी किताब जब भी लॉन्च होती है तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता भी रहा है। चाहे वह बिहार की जुडिशरी, यूपी की जुडिशरी, इवन यूपी का पीसीएस, आरओ या जो भी आप कह सकते हैं, लगभग सारे एग्जाम में, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, चूंकि एक जेके रोलिंग बच्चों के संदर्भ में लिखती है इसलिए इनकी किताबें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसीलिए जो कि लगातार लिख रही हैं तो इसलिए भी इससे संबंधित जो भी डेटा होता है, अर्थात जो किताबें लिखती हैं, वह प्रश्न बनता ही बनता है। तो हमने भी इसीलिए इस प्रश्न को आपके सामने रखा है कि उन्होंने हाल में जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है। दरअसल इसका नाम क्या है? द इकाबोग। क्या नाम है? इकाबोग।
साथियों महत्वपूर्ण क्या है कि अभी जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, उस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए जेकी रोलिंग ने इस किताब को लिखा है। और यह किताब जो है हैरी पॉटर सीरीज से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हैरी पॉटर सीरीज से अलग है। और इस किताब में जो है उन्होंने शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, फिर उसका किस तरह से निर्मूलन होता है, यही उन्होंने इस किताब में अपने बताया है। तो महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए इस प्रश्न में कि जेकी रोलिंग की जो हालिया प्रकाशित पुस्तक कौन सी है, द इका बुक, और इसमें संबंधित एक और बात कि यह शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह हैरी पॉटर सीरीज से संबंधित नहीं है। साथियों आते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, क्या है एनडीबी का नया अध्यक्ष कौन बना? वास्तव में यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, पहले इसकी बता देते हैं आप प्रश्न का उत्तर, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं कि जो नया अध्यक्ष बने हैं वह है मार्कोस ट्यूजो, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ब्राजील के। इन्होंने किसका स्थान लिया है, केवी कामत का। केवी कामत कौन है, ये भारत के व्यक्ति है। अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी तक जो अध्यक्ष थे वो थे केवी कामत, जो भारत के थे। इनका स्थान अब कौन लेंगे, मार्कोस ट्यूजो, जो कि ब्राजील के हैं। तो साथियों ये तो हो गया एनडीबी का, यानी अध्यक्ष कौन बन रहा है। तो एनडीबी है क्या, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनडीबी है ब्रिक्स का एक, ब्रिक्स आप लोग जानते होंगे, ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। क्या है, ब्रिक्स का बैंक है। अब ब्रिक्स का बैंक है तो ब्रिक्स के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और जाने कि इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, शंघाई में। शंघाई चीन है ना, चीन की राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा, शंघाई में है। और चीन में एक और याद हो आपको बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कहाँ पे है, आप याद करिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपसे हमने चर्चा की थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग में है, और वही चीन में ही है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की है, किसके द्वारा, तो है ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स ने इसे 2014 में स्थापित किया, मुख्यालय शंघाई के चीन में है, ठीक है। इतनी सी बात होने के बाद हम ब्रिक्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, और ब्रिक्स में जो है भारत भी सदस्य है। ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 में, 2009 में, और तब इसमें सिर्फ 4 देश होते हैं। कौन कौन से, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ओके। बट 2010 में जब इसमें कौन शामिल हो जाता है, साउथ अफ्रीका, ओके। तो ये जब शामिल हो जाते हैं तो ये बन जाता है क्या, ब्रिक्स। और बेसिकली जो ब्रिक्स नाम है इसको दिया कौन है, जिम ओ नील ने। कभी वनडे टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स को किसने दिया है नाम, जिम ओ नील ने, ठीक है। नेक्स्ट बात, इससे संबंधित ब्रिक्स के संदर्भ में और जानते हैं। ब्रिक्स का जो है वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे पूरे विश्व की जो आबादी है उसका 42% आबादी कौन में, किसमें है, ब्रिक्स में। अर्थात पूरे विश्व की आबादी का 42% ब्रिक्स के 5 देशों में समाहित है। साथ ही साथ विश्व की जो कुल जीडीपी है उसमें ब्रिक्स का योगदान कितना है, 23% यानी 23%। और पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उस व्यापार का लगभग 18% व्यापार कौन करते हैं, ये ब्रिक्स देशों का योगदान है, अर्थात इन 5 देशों का, ठीक है। ब्रिक्स के संदर्भ में कुछ और बातें, जो ब्रिक्स के 5 देश हैं, इन 5 देशों में जो मुद्रा चलती है ना, जैसे अपने देश का रुपया, तो 5 देशों में जो मुद्रा चलती है उसका जो आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना, वो आर होता है, ठीक है। इसीलिए इस ब्रिक्स संगठन को कभी कभी R5 भी कहा जाता है, जैसे ये हमने लिख रखा था, इसे क्या कहा जाता है, R5 भी कहा जाता है। लेकिन ये सब तो बातें हो ही गई, कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह एक और है, क्या है कि ब्रिक्स के जो सम्मेलन होते हैं वो हमसे लगातार हमारे देश में पूछे, मतलब हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक नजर जरा हम ब्रिक्स के सम्मेलनों पर दे देते हैं, ठीक है। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में, कहाँ पे, रूस के एकतरिनबर्ग में। और अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है कि यह यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है 2015 या 2014 में, ठीक है। पहला सम्मेलन कहाँ हो गया, 2009 में, रूस के एकतरिनबर्ग में। फिर इसका जो अभी हालिया सबसे लेटेस्ट सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ है, वह है 11वां, और कहाँ पे हुआ है वह, ब्राजीलिया,
ब्राजील के ब्राजीलिया में। ठीक है, जो 12वां होगा सम्मेलन यह होगा जुलाई 2020 में। और कहाँ पे होगा? ये होगा हमारा सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है साथियों? ये है हमारा रूस में। ओके, तो हमने देखा कि ब्रिक्स के ये 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन। ये कुछ सम्मेलनों की ओर चर्चा करते हैं, विशेषकर भारत में। तो भारत में कब कब हुआ है? भारत में एक तो चौथा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ है, और नेक्स्ट वन एक 8वां सम्मेलन। चौथा सम्मेलन हुआ था कहाँ? दिल्ली में 2012 में। और जबकि 8वां सम्मेलन हुआ था गोवा में हुआ था, और यह है 2016 में। साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को निश्चित तौर पे कुछ प्रश्न मिलेंगे भी आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच।